अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। एलएलबी ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर। सबसे पहली चीज़ कि ये जो आपकी ऑनर्स डिग्री है ये इक्विवेलेंट है मास्टर्स के। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये जो आपकी एलएलबी की डिग्री है ये 5 इयर्स प्रोग्राम है। इन 5 इयर्स के अंदर कितने सेमेस्टर हैं? 10 सेमेस्टर हैं। और ईच सेमेस्टर के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं? आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होना नेसेसरी है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि जो आपका एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? सबसे पहले है आपका इंग्लिश, उसके बाद सेकंड है आपका पाकिस्तान स्टडीज़, उसके बाद थर्ड है आपका सोशियोलॉजी, उसके बाद फोर्थ है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद फिफ्थ है आपका मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ आप जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी पढ़ेंगे। अब देखें, सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? तीन जो है आपके माइनर, जो आपके तीन सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको जो हम जो है माइनर सब्जेक्ट्स कहते हैं, जो नॉन कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? जो लॉ से रिलेटेड होते हैं। अब लॉ से रिलेटेड कौन कौन से हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके हैं वो सब्जेक्ट्स जो कि किसके साथ इंटरलिंक्ड हैं? आपके लॉ के साथ। लॉ के सब्जेक्ट्स हैं ये। इन लॉ के सब्जेक्ट्स के अंदर 6 पेपर होते हैं। अब सेमेस्टर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि 10 मार्क्स आपके होते हैं आपके असाइनमेंट के, और 10 मार्क्स आपके होते हैं किसके? अटेंडेंस के, और 20 मार्क्स आपके होते हैं मिड टर्म के, और उसके बाद आपके 60 मार्क्स जो होते हैं जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है आपके किसी इसके सेमेस्टर एग्जाम्स के। 10 मार्क्स इसके असाइनमेंट के, 10 मार्क्स आपके अटेंडेंस के, और 20 मार्क्स आपके मिड टर्म के, और 60 मार्क्स जो हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के। ये हो गया टोटल कितने आपके? 100 मार्क्स। इन 100 मार्क्स में से अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में पास करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 50 मार्क्स जो है ऑब्टेन करने हैं उस सब्जेक्ट के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें किसी चीज़ की कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से सब्जेक्ट का पासिंग रेशियो बहुत कम है, तो नो डाउट आपका इंग्लिश के अंदर मैं कहता हूं कि 90 to 95% फेलिंग रेशियो है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि इंग्लिश के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो फोकस किस चीज़ पे करते हैं? रीडिंग पे। वो फोकस जो है आपकी कभी भी आपकी फोकस नहीं करते आपके ऐसे पे, प्रीसी पे, लेटर्स पे और दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं करते। इस वजह से वो जो है फेल हो जाते हैं। अब हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे आपके लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स को। लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये XYZ, ये जो है आपके लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करते चलेंगे फर्स्टली। उसके बाद जब आपके एग्जाम्स करीब आ जाएंगे फिर हम जो है डिस्कस करेंगे आपके साथ माइनर एक्ट्स। लेकिन कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे हम एक क्लास आपकी इंग्लिश की भी कंडक्ट करें। उसका रीज़न क्या? उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो इंग्लिश है ये इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइदर आपने एडवोकेसी करनी है, आइदर आप जो है सिविल जज के लिए अप्लाई करें आगे चल के आफ्टर 5 इयर्स, आइदर आप जो है लॉ से रिलेटेड किसी भी फील्ड में जाएं या लॉ से हट के किसी भी फील्ड में जाएं। इंग्लिश मैटर्स अ लॉट।
इंग्लिश स्पीकिंग भी, इंग्लिश राइटिंग भी। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर आप जो है किस तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे? देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग अगर आपने सीखनी है तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप क्लासेस कोई भी ना लें। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ आप क्या करें कि आप किसी भी एक अपने दोस्त को पकड़ें, टूटी फूटी उसके साथ इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। स्टार्टिंग में आपको वर्ड्स नहीं आएंगे, लेकिन वर्ड्स अंदर से निकलेंगे ऑटोमेटिकली। अगर वर्ड्स नहीं आएंगे तो आपकी वोकेबलरी आप ऑटोमेटिकली यूज़ करेंगे। आप जो है बुक्स को ओपन करेंगे और उनको डेली बेसिस पे उन वर्ड्स को यूज़ करना शुरू स्टार्ट कर देंगे। सिनोनिम्स जो आपने लेट के अंदर पढ़े थे वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी चीज़ ये कि जो इंग्लिश का पोर्शन है, उसके अंदर उसके सिलेबस के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं, उसके सिलेबस के अंदर आपका एसे है, उसके सिलेबस के अंदर आपका लेटर है, उसके सिलेबस के अंदर आपके जो है सीवी है, और जो है जितने भी आपके चैप्टर्स हैं आपकी बुक के अंदर, वो सारे के सारे हम डिस्कस करते चलेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक ऐसी क्लास इंग्लिश की रखें जिसके अंदर लिटिल बिट ग्रामर भी हो और जो है साथ ही साथ आपके सिलेबस को भी कवर करती जाए। अब अगर हम बात करें आपके सिलेबस से हट के बेसिक इन्फॉर्मेशन की, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन कौन सी है? वो बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले तो अगर आप एलएलबी के अंदर आपका एडमिशन हो चुका है, अब यहाँ पर ये देखें क्वेश्चन रेज ये होता है, कोई भी लेट सपोज चलते फिरते आपको कोई भी रिलेटिव, आपको कोई भी फ्रेंड, वो आपसे ये सवाल कर ले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट, लॉयर एंड बैरिस्टर? इन तीनों में क्या डिफरेंस है? अगर इन तीनों के डिफरेंस की बात की जाए, एडवोकेट कौन होता है? एडवोकेट वो शख्स होता है जो कि एलएलबी 5 ईयर, एलएलबी 3 ईयर, उसने एलएलबी की डिग्री कहीं से भी की हुई है, उसके बाद उसके पास लाइसेंस हो लोअर कोर्ट का या हायर कोर्ट का, उसको हम कहते हैं एडवोकेट। लॉयर कौन होता है? लॉयर मींस के कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसके पास एलएलबी की डिग्री तो है लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो कौन होगा? लॉयर। बैरिस्टर कौन होता है? बैरिस्टर मींस के कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसने फॉरेन से, इंग्लैंड से अपनी जो है एलएलबी की डिग्री कंप्लीट की। अब बैरिस्टर में और एडवोकेट में या लॉयर में डिफरेंस क्या है? देखें, डिफरेंस पाकिस्तान के एडवोकेट में और बैरिस्टर में सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का है? सिलेबस का फ़र्क। अगर आप बैरिस्टर बनेंगे, फॉरेन से जाके स्टडी करेंगे, वो आपको जो सिलेबस पढ़ाएंगे वो फॉरेन लॉ पढ़ाएंगे, तो वहाँ का लॉ यहाँ के लॉ से चेंज है, कम्प्लीटली चेंज है। तो बैरिस्टर कौन होगा? जो कि इंग्लैंड से अपनी डिग्री कंप्लीट करे, और बैरिस्टर वो होगा अकॉर्डिंग टू जनरल क्लासेस एक्ट्स। जनरल क्लासेस एक्ट एक सब्जेक्ट है जो आप 7 या 8 सेमेस्टर के अंदर, नियर अबाउट 8 सेमेस्टर के अंदर आप देखेंगे, जिसके अंदर बैरिस्टर की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बताई गई है कि बैरिस्टर एक ऐसा शख्स होता है जो कि प्रैक्टिस करता हो इंग्लैंड के अंदर, जिसने डिग्री भी ली हो और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, कहाँ पर? इंग्लैंड के अंदर, उसको हम कहेंगे बैरिस्टर। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर आके आपने अक्सर देखा है कि एडवोकेट्स क्या करते हैं, जो बैरिस्टर अपने नाम के आगे बैरिस्टर लगा लेते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। बैरिस्टर मीन्स कि वो शख्स जो फॉरेन में, इंग्लैंड के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? उसके बाद हम आते हैं किसकी तरफ? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अब लिटिल बिट इंफॉर्मेशन की तरफ। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास कब होता है? 1872 के अंदर। अब ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, 1930 का एक्ट है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में सोगा भी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास कब होता है? 1872 के अंदर। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पास कब होता है? 1930 के अंदर। इट मीन्स के जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ये पार्ट था किसका? 1872 में किस चीज़ का पार्ट था? ये आपका पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। फिर इसके पर्टिकुलर 1 से 2 चैप्टर्स जो है वो रिमूव कर दिए गए 1930 में, और इसको अलग एक्ट की एक शेप दे दी गई, जिसको हमने कहा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जनरली एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्लियर करेंगे, इन दोनों की डेफिनेशन क्या है। देखें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है?
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मीन्स के दो पार्टीज़ के बीच में कोई भी मुआहदा होता है, उनके बीच में कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, आइदर लीगल आइदर इलीगल। अगर इलीगल है तो उसकी क्या वैल्यू है लॉ में, और अगर वो लीगल है तो उसकी क्या वैल्यू है, क्या रेमेडी अवेल है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। ये हमें किसने बताया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरीके से आप जो है फुलफिल करेंगे, और जो है उसके अंदर एजेंसी का क्या रोल है, यानी कि अगर आप पर्टिकुलर एक अपना एक एजेंट अपॉइंट करते हैं उसका क्या रोल है। तो ये हमें बताया किसने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या बताता है कि आप कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इजीली मूव हो सके, जिस तरीके से कोई भी पेन है, जिस तरीके से कोई भी डस्टर है, जिस तरीके से कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो इजीली उठाई जा सके, एक जगह से दूसरी जगह को मूव किया जा सके, गाड़ी, कार, XYZ, ये सारी की सारी किस में आ जाती हैं, ये सारी की सारी आपकी आ जाती हैं आपकी मूवेबल प्रॉपर्टीज के अंदर। अब मूवेबल प्रॉपर्टीज के अंदर अगर ये बातें आ गई, ये चीज़ें आ गई, तो मूवेबल प्रॉपर्टीज से रिलेट करता है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। मार्केट के अंदर आप गए, वहाँ पे आपने कोई भी चीज़ खरीदी और आपने कोई भी चीज़ बेची, वो क्या है, वो सारा का सारा आपको बताता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, गुड्स को किस तरीके से सेल आउट करना है, परचेज करना है, ये सारा का सारा कौन बताता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। फिर बायर की क्या रेमेडीज़ हैं, सेलर की क्या रेमेडीज़ हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, ये सारा का सारा हमें किसने बताया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। उसके बाद मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस। मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस देखें, अब जो जूरिस्प्रूडेंस है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के अंदर जब मैंने इसको स्टडी किया, गो थ्रू किया, मुझे बिल्कुल भी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि ये इसकी जो वर्डिंग है बहुत ही टफ थी। बहुत नोट्स देखे, बहुत गो थ्रू किया, फ्रेंड्स से मालूम किया किस तरीके से इसको रीड आउट करना है, सीनियर से मालूम किया, किसी ने प्रॉपर गाइड नहीं किया। उसके बाद सेकेंड ईयर के अंदर आए, दोबारा हमने इसको रीड आउट करने की कोशिश की, फिर नोट्स लिए, फिर जो है दोबारा सेल्फ स्टडी की, फिर हमें पता चला कि जो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस है ये तो बहुत ही ईजी है। अब मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस है क्या, देखें मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस सिंपली एक कानून की मदर है। मदर किस तरीके से, ग्रामर ऑफ लॉ है। जब आप इंग्लिश सीखते हैं आप ग्रामर सीखते हैं, जब आप उर्दू सीखते हैं आप ग्रामर सीखते हैं, इसी तरीके से जब आप अपनी लॉ को समझना चाहते हैं, आप लॉ को सीखना चाहते हैं, उसके लिए ग्रामर नेसेसरी है। मदर ऑफ ऑल लॉज भी कहा जाता है इसको, और जो है ग्रामर ऑफ लॉ भी कहा जाता है जूरिस्प्रूडेंस को। जूरिस्प्रूडेंस के अंदर है ही क्या, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ये सारा सिस्टम है कि लॉ किस तरीके से बनाया जाएगा, और जो है पर्टिकुलर चैप्टर्स बता दिए गए, ओनरशिप के, पोजीशन के, पर्सन के, और XYZ बहुत सारे इस तरीके से चैप्टर्स बता दिए गए जो इन डिटेल हम जो है कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है, जूरिस्प्रूडेंस आपकी एक किस्म की ग्रामर है जो आपको ये सिखाएगी कि किस तरीके से आपने लॉ को समझना है, लॉ को रीड आउट करना है, लॉ को गो थ्रू करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सोशियोलॉजी। अब जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी सिंपली मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा, आपकी सोसाइटी के अंदर जो हो रहा है, आपकी सोसाइटी के अंदर आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, और आपकी सोसाइटी के अंदर आपके इर्द गिर्द के सारे लोग कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है सोशियोलॉजी। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़। अब जो पाकिस्तान स्टडीज़ है, पाकिस्तान स्टडीज़ ये वही पाकिस्तान स्टडीज़ है जो आप फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। इसके अंदर वही सारे की सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपने फर्स्ट इंटर के अंदर पढ़ी है। अगर पढ़ी है तो ये वही इन्फॉर्मेशन है, अगर नहीं पढ़ी तो फिर से आपको बेसिक्स से दोबारा आपको जो है गो थ्रू करना पड़ेगा, दोबारा बेसिक्स से स्टडी करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे जब आपके एग्ज़ाम्स करीब आ जाएंगे। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन, LLB के अंदर जैसे तैसे करके लेट क्लियर करके एडमिशन हो गया, आइदर बाय चांस हुआ है, आइदर आपने मेहनत से एग्ज़ाम पास किया है लेट का, लॉ असेसमेंट टेस्ट का। अब LLB के अंदर एडमिशन तो हो गया, आप ये ना समझें कि 5 ईयर चीटिंग करके 5 ईयर को किसी ना किसी तरीके से पास आउट करके बस हम डिग्री ले लेंगे, एडवोकेट बन जाएंगे। आप एडवोकेट नहीं बनेंगे, आप लॉयर ही बनेंगे। लॉयर किस तरीके से बनेंगे, आपके पास डिग्री तो होगी, लेकिन एडवोकेट बनने के लिए आपको लाइसेंस लेने के लिए एक और टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। अगर आप 5 साल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे लॉ को, उसके बाद उसी में से आपका जो है टेस्ट होगा लॉ गेट, ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट का। सिर्फ और सिर्फ
कहने का मेरा मकसद, समझाने का मेरा मकसद आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही है कि अगर फ़ीस भी देते हैं, अगर अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते भी हैं, उसके बाद भी एट द एंड मिड टर्म सेमेस्टर के अंदर चीटिंग करते हैं, तो फिर आपका क्या फ़ायदा है? आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? ज़ाहिर-सी बात है, जब आप लेट के अंदर विदाउट चीटिंग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आप क्या समझते हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी ही हाव ना हो लॉ के बारे में जो दूसरों को है। इन डेप्थ आप स्टडी नहीं करना चाहते। चीटिंग से तो आप पास आउट हो जाएँगे जैसे-तैसे, लेकिन बाद में क्या होगा? तो अब खुद से ये प्रॉमिस करें, अपने पेरेंट्स से, खुद से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, और जो है खुद से ये वादा करें कि आप आज के बाद एलएलबी के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, या फिर आप जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इन फ्यूचर चीटिंग नहीं करेंगे। क्योंकि देखें, चीटिंग तबाही है आपकी। तबाही किस तरीके से, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर चीटिंग कर ली, उसके बाद ये लत लग जाएगी आपको। गेट के अंदर भी लत लग जाएगी, वहाँ पर तो विदाउट चीटिंग कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप कोई भी एमसीक्यूज़ हल कर सकें। वहाँ पे किस तरीके से चीटिंग करेंगे? खैर, कहने का मेरा मकसद, कहने का मेरा कॉन्क्लूज़न, बात पूरी करने का कॉन्क्लूज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही था कि फ़ोकस ऑन योर स्टडीज़, फ़ोकस ऑन योर सब्जेक्ट्स। जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो लॉ से रिलेटेड हैं, जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो लॉ से रिलेटेड नहीं है, नॉन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर भी पास करना है। अब यहाँ पर फ़ोकस किस पे करना है हमने? फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने करना है इंग्लिश पे और लॉ के सब्जेक्ट्स पर। बाकी जो आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी और पाकिस्तान स्टडीज़, वो इंशाल्लाह हम आपके साथ जो है शेयरिंग करेंगे, जब आपके एग्ज़ाम्स करीब आ जाएँगे। जैसे कि जब हम लास्ट मंथ के अंदर एक कोर्स स्टार्ट करते हैं जो कि क्रैश कोर्स होता है, जिसके अंदर हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स को एक ही 1 या 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीटली कवर अप कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर हम जो है आपका पाकिस्तान स्टडीज़ और सोशियोलॉजी का क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप इनबॉक्स करें, मुझे पर्सनली मैसेज करें, मैं आपको आंसर करूँगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर नोट्स का क्या करना है? देखिए, नोट्स मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा। अब नोट्स का कुछ इस तरीके से, पहले तो आपने एक बात याद रखनी है कि बेयर एक्ट होता क्या है? अब यहाँ पर आप फ्रेश कैंडिडेट्स हैं तो आपको मैं बता दूँ। देखिए, ये जो वर्ड बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट, जब लेजिस्लेशन, कानून साज इदारा कोई भी कानून पास करता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो कानून जो वहाँ से पास होता है, उसको, सिर्फ़ कानून को हम कहते हैं बेयर एक्ट। अगर आप एक कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुक उठाएँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कोई भी बुक होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी ही होगी जिसके अंदर नियर अबाउट कोई 100 से 150 पेजेज़ होंगे, और एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुक है मेरे पास इतनी मोटी। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क क्या है? इंटरप्रिटेशन का, उसकी वज़ाहत का, उसकी एक्सप्लेनेशन का। तो आपने बेरेक्ट को अच्छे तरीके से पहले तो गो थ्रू करना है। इंशाल्लाह मैं भी आपकी हेल्प करूँगा कि किस तरीके से बेरेक्ट को पढ़ना है, बेरेक्ट को गो थ्रू करना है, वो मैं आपको हेल्प करूँगा। उसके बाद फिर आपने सेकेंडली क्या करना है? सेकेंडली फिर जब आपके नोट्स के नंबर आएँगे, इंशाल्लाह मैं एलएलबी के नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और साथ ही साथ इंग्लिश के और मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरी चीज़ ये कि जब आपके एग्ज़ाम्स करीब आ जाएँगे, अभी से, इनिशियल स्टेज से, अभी सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है। सेमेस्टर स्टार्ट यहाँ यहीं इसी पॉइंट से, आज से ही अगर आप प्रॉपर 2 आवर्स की स्टडी करते हैं डेली बेसिस पे, मोर देन इनफ है। मोर देन इनफ क्यों है? क्योंकि क्योंकि देखें, फर्स्ट सेमेस्टर ईज़ियर होता है। जैसे-जैसे आपका स्टेप बढ़ता रहता है, वैसे-वैसे आपकी स्टडी जो है हार्ड होती रहती है। तो अभी तो आपके सब्जेक्ट्स जो हैं बहुत ईज़ी हैं। इसके अंदर थोड़े बहुत जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्टेड की वर्डिंग है और जो है मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस की। इंशाल्लाह जैसे-जैसे हम क्लियर करते चलेंगे, आपको जो है ये चीज़ें क्लियर भी होंगी और ईज़ी भी लगेंगी। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का लेक्चर। थैंक यू, दैट्स ऑल। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।